This is the first lecture of pharmaceutical jurisprudence as per the syllabus of GPAT examination. In this lecture, I am going to give you a general introduction of pharmaceutical jurisprudence. So what is pharmaceutical jurisprudence? Jurisprudence means study of fundamental laws, and in case of pharmacy, it is laws relating to pharmacy. Pharmaceutical jurisprudence is that branch of pharmacy which deals with various legislations relating to drugs and pharmaceuticals and profession of pharmacy. सो फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस के ज़रिए हम उन सेक्शंस, शेड्यूल्स, एक्ट्स एंड लॉज को समझते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी कंट्री में फार्मेसी प्रोफेशन को इन्फ्लुएंस करती है और डोसेज फॉर्म के प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। साथ ही फार्मेसी प्रैक्टिस से संबंधित सारे लीगल एस्पेक्ट्स को समझने के लिए फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस की आवश्यकता होती है। Pharmacy is a noble and dedicated profession in healthcare system, and in order to ensure the professional role of a pharmacist, there has to be an ethical framework within which a pharmacist is supposed to function. He or she should be familiar with his or her profession and also the development that have contributed to the status of current pharma education, pharmaceutical industries and practice of pharmacy. प्राचीन काल में ह्यूमन डिजीज को ठीक करने के लिए अलग अलग तरह के प्लांट एक्सट्रैक्ट को यूज़ किया जाता था। अब उस समय अगर हम हमारे सिविलाइजेशन को छोड़ के दूसरे सिविलाइजेशन जैसे कि चाइनीज़, अरेबियन, तिब्बतियन सिविलाइजेशंस की बात करें तो उन्होंने भी बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स के नॉलेज को इकट्ठा किया और काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया फार्मेसी प्रैक्टिस को डेवलप करने में। अब अगर हम हमारे यहाँ के सिविलाइजेशन की बात करें तो उस समय हमारे यहाँ आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन चलती थी जिसे एंशियंट साइंस ऑफ लाइफ कहा जाता था। तो ये तीन चीज़ों पे बेस्ड था, वात, पित्त और कफ, वाइंड, बाइल और फ्लेम। इसी के आधार पे जो उस समय के मेडिकल प्रोफेशनल थे यानी कि महर्षि और वैद्य लोग ये लोगों का ट्रीटमेंट करते थे। अब अगर हम हमारे सिविलाइजेशन के बाद आगे की बात करें तो इसके बाद आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बाद अकबर बाबर लोग आए तो वो लोग यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को लेके आए और उनके जो लीड थे जो उनके यहाँ उसमें इलाज करते थे उनके सिस्टम में वो हकीम कहलाते थे। उसके बाद फिर ब्रिटिश कंपनीज आई तो उनके ज़रिए एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन यहाँ आया जिसे उस समय विलायती मेडिसिन कहा जाता था। अब उसके बाद फिर मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन आया जो कि डच, फ्रेंच, पोर्चुगीज़ और ब्रिटिश मिशनरीज लेके आई थी। उसके बाद फिर यहाँ पे फार्मेसीज डेवलप होने लगी। सबसे पहले ब्रिटिश फार्मेसीज डेवलप हुई, उसके बाद फिर इंडियन फार्मेसीज भी डेवलप हुई। उस समय तक किसी भी तरह का गवर्निंग सिस्टम नहीं था फार्मेसी प्रैक्टिस को चलाने के लिए और मेडिकल केयर प्रोफेशनल को चलाने के लिए। उस समय डॉक्टर्स का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, उससे संबंधित किसी तरह के लॉज नहीं होते थे, तो बहुत सारे नीम हकीम पैदा हो गए थे और ड्रग्स के भी मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई लॉज नहीं थे, तो उन पे भी कोई किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, किसी तरह के डिसिप्लिन्स नहीं थी। तो इन सब को देखते हुए लगा जब बहुत सारी फार्मेसीज खुलने लगी तो मेडिकल प्रोफेशन जैसे जैसे डेवलप हुआ तो इंडिया में इन लोगों को लगा कि अब तो ज़रूरत है हमारे यहाँ मेडिकल केयर सिस्टम में फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस और मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस को लाने की। तो इस तरीके से फिर डेवलपमेंट हुआ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया का, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा और आपको चीज़ें समझ में आई तो सब्सक्राइब यूजी फार्मा गाइड एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड हेल्प देम टू। Stay healthy, stay safe, have a good day.